नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और आड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। 2 दिन बाद ईरान युद्ध के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। 100 दिन करीब, समाधान कोसों दूर। क्या अब यह युद्ध एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ चला है, जैसे घाव नासूर बन जाए जो ठीक होने पर ना आए? और इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए जरा, 100 दिन में नहीं झुका ईरान, क्या टूटा ट्रंप का अभिमान। और इसीलिए अब ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है कि ये वेनेजुएला नहीं है, मादुरो वाला मामला नहीं है कि इतनी जल्दी सब कुछ कर लिया जाए, इतनी रफ्तार में सब कुछ कर लिया जाए। ये मामला आसान नहीं है। तो वहां जहां वो कह रहे थे कि अब नो फॉरएवर वॉर, अब क्या ये मुश्किल उनके लिए बड़ी हो गई है? और ईरान उस तरफ कह रहा है कि पहले अमेरिका ये माने कि ईरान कमजोर नहीं है, किस तरफ जा रहा है ये सब कुछ। जरा देखिए आज की खबरें और उसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। कुवैत और बहरीन के बाद ओमान में बड़ा धमाका। ओमान के बड़े तेल टर्मिनल पर भीषण धमाका। मीना अल फहल टर्मिनल पर ड्रोन हमले की खबर। हर दिन हमले हो रहे हैं, हर दिन हमले इस बात की तस्दीक करते हैं कि सीज फायर अपनी जगह पर कितना फ्लिम्जी है। वो सीज फायर जो कहते हैं आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो सीज फायर कितना छीजा हुआ है, कितना कमजोर है, कितना फ्रेजाइल है, वो आपको इन हमलों में दिखाई दे रहा है। मीना अल फहल टर्मिनल पर ड्रोन हमले की खबर। तट से दूर समंदर में संदिग्ध ड्रोन से हमले का दावा। टर्मिनल के पास विस्फोट से अफरा तफरी। तस्वीरें देखिए, आवाजें सुनिए। से बड़े कच्चे तेल के एक्सपोर्ट टर्मिनल पर यह हमला हुआ है। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि ड्रोन हमला हुआ है। ये रॉयटर्स दावा कर रहा है ये ड्रोन से किया गया हमला है। हमले से ओमान के ऑयल टर्मिनल को भीषण नुकसान हुआ है। मूरिंग बर्थ के बीच धमाके के बाद लगी भीषण आग। बैक चैनल डिप्लोमेसी संभालने वाले ओमान पर हमला किया गया है। मतलब इसमें सब पिस रहे हैं, वो जो गेहूं की कैटेगरी में है, वो जो घुन की कैटेगरी में है, और वो भी जो इस किसी कैटेगरी में नहीं आते। और यहां पर देखिए जो हमला किया गया है ओमान में इस ऑयल टर्मिनल पर, यह हमला जाहिर है पूरी दुनिया में ऑयल इक्विलिब्रियम पर हर एक हमला, ये हमला इसका असर हो रहा है। और आपको यह मालूम ही है कि ईरान से होने वाले तेल का एक्सपोर्ट अमेरिकन ब्लॉकेड के बाद 84% डाउन है। तो पूरी दुनिया में इन सभी घटनाक्रमों का कितना असर हो रहा है, कितना बड़ा असर हो रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। ये सिर्फ एक घटना नहीं है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, इसके बहुत सारे असर हैं जो तस्वीरों में आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन दुनिया जिनको महसूस कर रही है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। धमाके के बाद टर्मिनल के सभी ऑपरेशंस रुक गए हैं। मीना अल फहल टर्मिनल पर रुकी तेल लोडिंग। जाहिर है यहां उसके बाद यह भीषण हमला था, उसके बाद यह टर्मिनल फंक्शनल नहीं रह गया है और यहां से तेल की लोडिंग इस समय नहीं हो रही है। मीना अल फहल टर्मिनल के एसबीएम पर हुआ यह विस्फोट। धमाके के बाद कई सुपर टैंकर्स ने पोर्ट के बाहर लंगर डाल दिया है, क्योंकि वहां जिस काम के लिए वो आए थे वो काम हो नहीं पा रहा है। फिलहाल वो यहां से जा नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने लंगर डाल दिया है और यह टर्मिनल इस समय फंक्शनल नहीं है। ग्लोबल ऑयल मार्केट पर हमले का सीधा असर जाहिर है होने वाला है। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं जो आपको ये बताएंगी कि इस समय के हालात कैसे हैं, और फिर आप ये भी समझेंगे कि जब 2 दिन बाद इस युद्ध के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, और तब जबकि ये कहा जा रहा है कि एक सीज फायर इन प्लेस है, फिलहाल हालात कितने वॉलेटाइल हैं और आगे किसी समाधान के सामने आने की संभावना कितनी है। और अगर यह संभावना क्षीण होती जा रही है तो फिर यह अगर पूरा मामला फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है, अगर जा रहा है, तो दुनिया का क्या होगा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें आपने देख ली हैं, अब जरा मेहमानों की तरफ चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज के साथ हमारी इस चर्चा का हिस्सा है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अचल कुमार मल्होत्रा सर भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, और ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में। आप सभी मेहमानों को यहां देखकर हमेशा की तरह मुझे प्रसन्नता हो रही है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसमें दुनिया के लिए हम प्रसन्नता डिस्कस कर सकें। 100 दिन पूरे होने वाले हैं, 2 दिन बाद 100 दिन पूरे, लेकिन समाधान इतनी दूर क्यों, जनरल कुलकर्णी? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। जो सब कोई सोच रहा था 100 घंटे में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, अब
100 दिन पहुंच रहे हैं और हर दिन एक नया दिन, नई रात लेकर के आ रहा है और परेशानी पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। अगर आज भी रिस्टोर होता है तो भी 7-8 महीने लगेंगे पूरे विश्व को दोबारा नॉर्मल होने में। तो ऐसी हालात में जब ओमान जैसा देश, कुवैत, बहरीन सबके ऊपर हमले हो रहे हैं, उधर लेबनान के ऊपर ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? और अमेरिका की कोई सुन नहीं रहा, ईरान अपने तरीके से बोल रहा है। ईरान ने अब नया दायरा खोल दिया है कि लेबनान को आप इस पूरे वार्ता में डालो, यानी कि कम से कम ईरान ने माना तो सही कि हिजबुल्ला उसी का फ्रंट है, उसी का मुखौटा है। और यही कारण है कि आज विश्व भर में परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रंप को, अमेरिका सरकार को कुछ ना कुछ थोड़ा दिल बड़ा रख करके आगे जाना होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। तेल वैसे का वैसे ही रहेगा, कीमतें आसमान छुएंगी और भारत भी उसी लपेट में आएगा और परेशानी पूरे। लेकिन वो बताएंगे क्या फिर? उन लोगों को क्या बताएंगे जिनको वो ये कह रहे थे कि हम तो 26 जी बनने जा रहे हैं और अब तो दुबे जी भी नहीं रह गए हैं? यहां पर वो बताएंगे क्या उन लोगों को? ये बड़ा सवाल है। मैं इसको विनोद ऑगस्टीन सर के पास इस पर्टिकुलर घटनाक्रम को लेकर जाना चाहता हूं। विनोद ऑगस्टीन सर, ये ओमान में हुआ हमला, इसके नेतार्थ। दिनेश जी, धन्यवाद। आदि में आपने मुझे याद किया। मैं अभी अभी मिडल ईस्ट से लौटा हूं और मैं आपको इसका जो क्रिटिकल पॉइंट जिसको कहते हैं ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो आपने और इमेजेस में भी दिखाया, वो एक्चुअली ऑयल पे नहीं है अटैक, ये है क्रेन्स पे। आप विश्वास नहीं करेंगे दिनेश जी, पोर्ट खलीफा जो यूएई के जो खलीफा पोर्ट है, उसमें 15 से 20 क्रेन हुआ करती थी। आज सर्विसेबल 3 या 4 क्रेन्स हैं। आपका कोई भी कच्चा माल, पक्का माल, सब्जी, जो भी चीज है जो कंटेनर से आती है, उसको ना उतार सकते हैं ना चला सकते हैं। बहरीन में कुल टोटल 15 क्रेन्स थी, आज के तारीख में एक भी सर्विसेबल नहीं है। तो आप सामान को, किसी भी कंटेनर को उतारेंगे कैसे, चढ़ाएंगे तो दूर की बात। तो जो खाना पीना सब कुछ जिसका बड़े बड़े जो हवाई जहाज मैक्सिमम कितना 10-12 टन लेके जाएगा, जो आपका एक कंटेनर में 3 गुना 4 गुना वेट लेके जाता है पानी वाला शिप। 90 से 95% आयात और निर्यात जो है सी के रास्ते होती है निशान जी। और क्रिटिकल पॉइंट जो है, हम फौज में इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्रेन्स हैं। और क्रेन्स पे चुन चुन करके अटैक हो रहा है। आप 120 क्रेन में आज की तारीख में यूएई में मात्र 10 से 12 या 20 क्रेन मैक्सिमम सर्विसेबल है। मतलब ईरान ये चाह रहा है कि इन जगहों को वो तपिश महसूस हो जो ईरान ने इतने सालों में झेली है। वो जो सैंक्शंस और तमाम एक तरीके से जो चोक वाली स्थिति उसके लिए बना दी गई, वो जो स्ट्रैंगल्ड उसने महसूस किया है, वो ये चाह रहा है कि कम से कम अरब देश उसको महसूस करें। और इसीलिए वहां से आने जाने वाला सिर्फ तेल नहीं, वहां पहुंचने वाला सामान या वहां से निकलकर जाने वाला दूसरी तरह का सामान जो एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरी जगहों को ले जाया जाता है, वो ये चाहा जा रहा है कि ना तो उसको लादा जा सके और ना ही उसको उतारा जा सके। इसीलिए क्या ये स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है इन जगहों को ये महसूस कराने के लिए कि अमेरिका तुमको कहां कहां सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे देगा? क्या तुम्हारी क्रेनें बचा लेगा? क्या तुम्हारे वहां पहुंचकर ये आकर तुम्हारे चारों तरफ शील्ड बना सकते हैं जहां तक हम हमला कर सकते हैं? क्या ये बताने की कोशिश है सर? बिल्कुल। देखिए, और एक चीज मैं आपको बताऊं दिनेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ईरान कर रहा है, वो कारपेट बॉम्बिंग नहीं, वो सर्जिकली, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, वो सर्जिकली आइडेंटिफाई कर रहा है पेन पॉइंट क्या है और वो नब्ज को दबा रहा है, पेन कंप्लायंस करा रहा है। तो ये तो सर इसी बात का, ये तो अपने रिसोर्सेस का, जब आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड हो, एसिमेट्रिक वॉरफेयर में अगर आपने ये पहचान लिया कि नर्व पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहां पर अगर वो नस दबाई तो बिलबिला जाएगा आपका ओपोनेंट दर्द के मारे, ये पहचानना ही तो सबसे बड़ा उसका लक्षण है। और आप कह रहे हैं कि ये ईरान कर रहा है, मतलब ईरान जो कर रहा है अपने तरीके के वॉरफेयर और स्ट्रैटेजी में वो सक्सेसफुल हो रहा है। अब जरा देखिए, फारस की खाड़ी में अमेरिका का बड़ा एक्शन। अगली खबर, 2 अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर विमानों की लगातार उड़ान। लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के लिए हवा में मुस्तैद। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को दिया जा रहा है सुरक्षा कवच। ईरान के करीब अमेरिकी लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा मिशन
ऐसा लग रहा है प्रोफेसर अमिताभ कि इधर अमेरिका की तरफ से, मैं इजराइल का नाम नहीं ले रहा हूं, अमेरिका की तरफ से ज्यादातर ऑप्टिक्स वाले मसल फ्लेक्सिंग हो रही है और ईरान चुन चुनकर अपने डार्ट बोर्ड पर चुनकर निशाना मारता जा रहा है और ज्यादातर बुलजाई हो रहा है। देखिए, ईरान इस समय बहुत फोकस्ड हो गया है। फोकस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि वो चाहता है कि युद्ध का खात्मा हो और उसको पैसे मिले, नहीं। वो ये जानता है कि मैक्सिमम डैमेज अपने एडवर्सरीज को कैसे किया जा सकता है, वो उसके मीन्स क्या है, और जितनी वल्नरेबिलिटी, जितनी उनकी एक्सपोजर है, उसको वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ईरान इस समय ये जानता है कि युद्ध खत्म हो या ना हो, हम अपनी ताकत इस रीजन में दिखा दें। अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है, बाद की पॉसिबिलिटी, क्योंकि जिस तरह से युद्ध समाप्ति हो रही है, लेबनान में सीज फायर हो रहा है, हमास के साथ सीज फायर हो रहा है, फिर लड़ाई शुरू हो रही है, अगले दिन फिर बॉम्बिंग हो रही है, अगर वो स्थिति रही तो वो एक ब्लैकमेल परमानेंट रहेगा। अगर इजराइल और अमेरिका दोबारा सोचें आज से 6 महीने बाद कि सीज फायर वायलेशन हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, अगर वो करें तो वो फिर होर्मुज बंद कर देगा, वो फिर अटैक शुरू कर देगा। ईरान के पास जो कहते थे कि 80% इसकी मिसाइल कैपेबिलिटी या एरियल कैपेसिटी खत्म हो गई है, अब तक तो वो पूरी बची हुई है। तो ये क्या और यही नहीं, ये तो रहा ओमान और कतर और बहरीन की बात। अमेरिकन बेसेस जो 17 थे, 17 के 17 पर अटैक हुए, यानी प्रेसिजन तो कहीं ईरान के पास है, उसकी कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटी को क्या इजराइल ने मिसलीड करके अमेरिका को यहां घुसाया था? मुझे लगता है इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो युद्ध शुरू होने के करीब हफ्ते भर के अंदर अंदर बात समझ ली थी, लेकिन फौरन कह नहीं सकते थे। आज उसको उन्होंने आवाज देने का काम किया है कि ये मादुरो वाला मामला नहीं है, ना ये वेनेजुएला है। मुझे लगता है ये पहले कह नहीं सकते थे, और आज जब उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि साहब आप तो नो फॉरएवर वॉर वाली बात कह रहे थे, अब ये क्या हो गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं वैसा मत सोचिए, आपने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हमसे बढ़ा ली थी। अब जरा देखिए ये जो हमला हुआ है, चल मल्होत्रा साहब के पास आने वाला हूं, हर एक हमला अपने आप में मैसेजिंग होती है, और हर एक मैसेजिंग जो टेबल पर दी जाती है उसमें कोई ना कोई हमला रोके जाने या शुरू करने के बारे में निहितार्थ होते हैं। अब जरा देखिए यहां पश्चिम एशिया के संदर्भ में क्या निशाना, क्या इशारे यहां मिल रहे हैं। यहां इस हमले का किया जाना ये अपने आप में, जनरल कुलकर्णी अगर आप यहां आ जाएं, कुछ एक चीजें, जैसे पश्चिम एशिया में अब प्रचंड युद्ध, ओमान के मीना अल फलाह ऑयल टर्मिनल पर ये ड्रोन अटैक हुआ, ये ड्रोन अटैक मैंने आपको दिखाया, जरा अभी इस जगह पर क्लोज कीजिए, फिर जनरल कुलकर्णी इस जगह के बारे में कुछ एक चीजें आपको समझाएंगे। ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों पर हमले की ये आशंका है, जाहिर है इसके बारे में किसी को ये मतलब ये बच्चा भी बता देगा कि इस समय ये अगर हुआ है तो किसने किया होगा। ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों पर हमले, और यूनाइटेड स्टेट्स के विदेश विभाग ने अमेरिकियों से अब सतर्क रहने के लिए कहा है कि इस पूरे इलाके में जहां पर भी अमेरिकी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के विदेश विभाग ने अलर्ट किया, अमेरिकियों से भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहने की अपील की है। ईरान ने इस बीच अब्बास अराक्ची ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है कि अमेरिका पहले इस बात को तस्लीम करे कि ईरान कमजोर नहीं है। ये हमले, उधर बातचीत और इधर ये मैसेज कि पहले आप ये मानिए, एक्सेप्ट कीजिए, इस बात को स्वीकारिए, इसको तस्लीम कीजिए कि हम कमजोर नहीं है। जनरल कुलकर्णी यहां ये हमला ओमान पर क्यों, ये जरा ये क्यों हुआ होगा, ये समझाइए। अब ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन, बिकॉज ओमान जो है वो दक्षिण में है और ईरान उत्तर में है, और दोनों जैसे हम लोग बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स का उनका टेरिटोरियल वाटर्स है, ये ओवरलैप होता है, और ये स्टेट ऑफ होर्मुज है। स्टेट ऑफ होर्मुज में 3 रास्ते हैं, एक इन, एक बफर और एग्जिट के लिए, और जो एग्जिट और इन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका ओमान पे प्रेशर डाल रहा होगा कि आप शिपिंग करने दे। ईरान को खबर लगी होगी कि ओमान जो है हमारे साथ संधि तो करना चाहता है, टोल में इन्वॉल्व होना चाहता है, लेकिन वो है किसका भाग, अमेरिका का भाग। तो वो बात साफ कर दी है ईरान ने कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है उसके ऊपर जिम्मेवारी और हक और हमारा होगा। अब तो ये सर एक तरफ ये हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान इस बात को हमेशा अंडरलाइन करता है कि अरब देशों के साथ हमारी कोई अदावत नहीं है, ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी हैं और दूसरे इस्लाम के मानने वाले हैं, हमको सारे के सारे प्यारे हैं। और साथ में इस तरह के हमले भी वो कर रहा है, वो ये बताते हुए कि इन एयर बेसिस और इन जगहों पर अगर होगा, या जिसको स्ट्रेटेजिकली वो समझता है, जैसे ओमान पर हुआ ये हमला, यहां पर करना जरूरी है। तो क्या ये मैसेजिंग और साथ में हमले, इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है? आप देखेंगे इराक ईरान वॉर, जहां उस वक्त इराक को अमेरिका सपोर्ट करा था, शहादत के दौर पर ईरान ने 10 साल लड़ा और हार नहीं मानी। राइट।
शहादत ही है। हाँ। ईरान को अब भी ले जाएगी, वो हार नहीं मानेगा। हाँ। और ये जितने भी, चाहे बहरीन में शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं, अरब हैं, वो पर्शिया है, वो तब भी दिखाना चाहेगा कि जो उम्मा की जो लीडरशिप है वो ईरान के पास होनी चाहिए। ईरान ही है जो मुसलमानों का नेतृत्व कर सकता है, बाकी सब के सब बिक गए हैं। ये जो मैसेजिंग जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत क्लियर है कि टर्की भी अलग हो गया है, सऊदी अरेबिया भी धीरे धीरे करके जो कह रहे हैं ईरान कि ये तो अमेरिका का पिट्ठू है। तो वो कहना चाहता है कि उम्मा जो है, मुसलमानों का जो नेतृत्व करेगा वो है ईरान, बाकी सब जो है वो बिक गए हैं। एक हम ही है जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, बाकी तो खरीद लिए गए हैं। ये संदेश देने की कोशिश है, और क्या ये संदेश पहुंच रहा है उन तक जो टारगेट ऑडियंस समझे जा रहे हैं ईरान की तरफ से? पश्चिम एशिया में कार्गो विमानों की भारी हलचल, कई अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर विमानों की उड़ान। पश्चिम एशिया के सैन्य ठिकानों से लगातार ये उड़ान हो रही है। फ्लाइट रेडार के डेटा से बड़ी हलचल का दावा। अमेरिकी विमानों के खाली या भरे होने पर सस्पेंस है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें, और इस जगह को एक्सप्लेन करने के लिए, इस तस्वीर को एक्सप्लेन करने के लिए जन कुलकर्णी एक बार फिर से आपको तकलीफ दूंगा, और उसके फौरन बाद मैं अचल मल्होत्रा साहब के पास जाने वाला हूं। इस तस्वीर को भी जरा देख लें। पश्चिम एशिया में कार्गो विमानों की भारी हलचल है, कई अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर विमानों की उड़ान है। पश्चिम एशिया के सैन्य ठिकानों से लगातार ये उड़ान भरी जा रही है। फ्लाइट रेडार डेटा से बड़ी हलचल का दावा है। अमेरिकी विमानों के अंदर है क्या इसको लेकर सर? लेकिन ये जानबूझकर, ये असल में इस मैसेजिंग के लिए वही मसल फ्लेक्सिंग है, या आने वाले दिनों में इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए फुल थ्रॉटल से पहले की तैयारी है? ये नहीं, मुझे लगता है मसल फ्लेक्सिंग है। तो अब अमेरिका युद्ध नहीं करेगा, ईरान को इस बात का मालूम है, नहीं तो वो इंटरनेट नहीं खोलता। उसने इंटरनेट खोल दिया है, मतलब उसको मालूम है कि अब युद्ध नहीं होगा। और अमेरिका के ऊपर भी अब सेनेट के द्वारा ट्रंप के ऊपर एक अंकुश है कि आप इस युद्ध को आगे नहीं ले। लेकिन ये जो फ्लेक्स होती हुई मसल्स हैं, बिल्कुल, इनको इस्तेमाल करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू कब बाहें उमेठ दें, इसको अभी तो कोई नहीं मालूम। हो सकता है ये इस्तेमाल ही हो जाए फिर। अब नेतन्याहू का है, उनकी संधि हुई है लेबनान के साथ, और हिजबुल्लाह है, वो कहता है हमें लेबनान से कोई लेना देना नहीं। वही तो वो परेशानी है उधर। संधि तो हुई है, सीज़फायर हुआ है, किसका हुआ है? इजराइल का लेबनान के साथ। तो लेबनान में क्या लेबनान आर्म फोर्सेस का कुछ है? कुछ भी नहीं अस्तित्व। अस्तित्व तो हिजबुल्लाह का है। तो हिजबुल्लाह का मतलब वो असल में वो सीज़फायर का होना नहीं होना एक जैसी बात है ना सर? फिर ट्रंप किससे बात कर रहा है? ट्रंप तो बात कर रहा है हिजबुल्लाह की लीडरशिप से। आप समझ सकते हैं कि कितना एक कैच-22 सिचुएशन है। ट्रंप बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह से, सीज़फायर हो रहा है लेबनान से, और हिजबुल्लाह कहता है लेबनान कौन है? उसका दबदबा लेबनान में हिजबुल्लाह का। तो अब मैं अचल मल्होत्रा साहब के पास जा रहा हूं। अचल मल्होत्रा साहब, ये फील्डिंग सेट है कुल मिलाकर, और 100 दिन पूरे होने वाले हैं 2 दिन बाद। ये क्या वाकई कहीं करीब आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, या हाइटस वाला निशान दिखाई दे रहा है करीब में सर? दिनेश जी, हम यहाँ बैठ के परेशान हो रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को 100 दिन हो गए। अब उधर देखिए 4.5 साल हो गए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और कहीं भी खत्म होने को दिखाई नहीं दे रहा। वो भी लग रहा था कि 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। ये बात यह है कि आपने भी बचपन में पतंगबाजी करी होगी, ये ऐसा पेच लड़ गया है, ऐसा पेच उलझ गया है, इस पे कभी तो डोर को ढील दी जा रही है और कभी डोर को खींचा जा रहा है। अब देखना है कि डोर कमजोर किसकी है। जब आप पीछे लड़ते हैं ना, तो उस पर जिसकी डोर कमजोर पड़ जाती है या ठीक से उसका वो लग जाता है, तो दूसरे की पतंग कट जाती है। अभी फिलहाल लग नहीं रहा ऐसा कुछ भी, और अपने ही इस चक्रव्यूह में इस समय डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, कमाल की बात यह है कि नेतन्याहू जिसके कहने पर उन्होंने अपनी अमेरिका की फर्स्ट एवर टाइम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करी, ईरान के साथ युद्ध किया, पहले भी उन्होंने बंकर बस्टर बम मारे और इतने दिन से लड़ाई करी, अब वो भी उन्हें ठेंगा दिखा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन है। एक किसी रिपोर्ट में मैं देख रहा था, उन्होंने एडमिट किया कि मैंने फोन कॉल में नेतन्याहू को क्रेजी कहा। तो देखिए, बात यहाँ तक पहुंच गई है कि नेतन्याहू समझ नहीं पा, नेतन्याहू तो अड़े हुए हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अभी कहीं भी पूरा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से बाहर निकलने में समझ में नहीं आ रही, तो वो कभी ढील दे रहे हैं, कभी खींच रहे हैं, कभी ढील दे रहे हैं, कभी खींच रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं आ रहा। नतीजा नील बेटा सन्नाटा वो चल रही है पोजीशन आज की तारीख में। कल क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। और जो ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंसिटिव डेडलाइन है, जो उनके मिड टर्म इलेक्शंस है, वो नजदीक आ रहे हैं। आपने देखा, हालांकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक वैल्यू है कि सेनेट में उनका
कांग्रेस में जो उन्होंने बिल पास हो गया, रिपब्लिकन्स तक दूसरी तरफ चले गए हैं और उन्होंने कहा सर मुझे तो मतलब ये अदर वे राउंड देख रहा हूं मैं इसको, माफ कीजिएगा, हो सकता है कि ये बेवजह की क्यूरियोसिटी हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अब ट्रंप असल में अपने घर की तरफ से संदेश देना चाहते हैं और ये इनडायरेक्टली उसका टारगेट ऑडियंस उनके बेंजामिन नेतन्याहू हैं कि देखो मेरे घर से कितना प्रेशर पड़ रहा है, रिपब्लिकन्स भी दीवार फांदकर डेमोक्रेट्स की तरफ जाकर वोट कर रहे हैं, अब ऐसे हाल में मैं तुम्हारा और कितना साथ देता रहा हूं। मुझको लगता है इसका दूसरा मायना ये भी है सर। नहीं, ये इस चीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अभी डेफिनेटली इस बात का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आर्गुमेंट की तरह यूज कर सकते हैं कि नेतन्याहू इनफ इज इनफ, मेरी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, मेरी पॉपुलैरिटी रेटिंग गिर रही है, मेरे अपने रिपब्लिकन्स जो है क्रॉस ओवर कर रहे हैं, तो इस इस आर्गुमेंट को यूज करके, लेकिन नेतन्याहू तो अड़े हुए हैं ना, वो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव अभी पूरा नहीं हुआ। अगर नेतन्याहू में थोड़ी सी भी वो रहती कि अगर थोड़ी सी भी इच्छा होती कि इस बात को कहीं कंक्लूसिवली परमानेंट पीस डील करनी है, तो वो इस तरह लेबनान में जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। राइट। तो वो तो स्पॉइलर वो कोशिश कर रहा है, एक तरफ वो सब ठीक है, आपने कहा तो सीज फायर कर लेते हैं, मैं ईरान पे नहीं करूंगा हमला, लेकिन मैं हिजबुल्लाह और इनको नहीं छोड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं फ्रंट खोल के रखूंगा, तो स्पॉइलर का रोल है ना ये। राइट। तो अब कौन चाह रहा है आज की तारीख में कि हो जाए डील? पहले तो चाहना बहुत जरूरी है, फिर सवाल आएंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे कितनी डील दी जाए, कितनी कंसेशन दी जाए, कौन सा मीटिंग ग्राउंड बनाया जाए, मुद्दों की बात तो उठेगी फिर बाद में। ठीक है, अभी तो बिल, वो जो पॉलिटिकल विल शांति लानी है। सर आपने पतंगबाजी का उदाहरण दिया, पतंगबाजी भी रात के समय ठहर जाते थे लोग, पतंगबाज भी ठहर जाते थे, यहाँ तो दिन रात चल रहा है। और वो जो कह के गए थे, वो कहते थे हम तो सद्दे से काट देंगे, हत्थे से काट देंगे, जो ये दावा करके गए थे, और वो काटा है, चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे बहुत जल्दी चिल्लाने का मौका मिलेगा, वो खुद ही कह रहे हैं कि मादुरो नहीं है, वेनेजुएला नहीं है। अब जरा देखिए, दुनिया भर में अपने नागरिकों को अमेरिकी विदेश मंत्रालय का अलर्ट, युद्ध की स्थिति में अमेरिकी नागरिक शेल्टर का रखें पता। ये पूरी दुनिया में अलर्ट किया जा रहा है। समझिए अब किस किस तरीके का थ्रेट परसेप्शन है अमेरिका को और अमेरिकी नागरिकों को। खाड़ी और मिडिल ईस्ट के 9 देशों में ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इजराइल, ओमान, सऊदी अरब समेत कई देशों में अलर्ट है। ईरान, इराक, यमन, लेबनान के लिए डू नॉट ट्रैवल, ये बहुत बड़ी एडवाइजरी और ये खतरे का बड़ा निशान देखा जा रहा है, एकदम रेड देखा जा रहा है, डू नॉट ट्रैवल। और क्योंकि मिडिल ईस्ट से अभी यात्रा करके विनोद ऑगस्टीन सर आए हैं। विनोद ऑगस्टीन सर, क्या ये वहां की फिजा में भी महसूस हो रहा था आपको? वहां की फिजा बिल्कुल ही लगभग उजड़ चुकी है दिनेश जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस सड़क पे चलना मुश्किल हो जाता था 9 बजे में, इक्का दुक्का गाड़ियां दिखती हैं। तो डर का माहौल जरूर है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, ये वॉर थम भी जाए दिनेश जी, ये जो डर का माहौल जो है, या फिर एक प्रश्न चिन्ह जो है कि इस इलाके में सुरक्षा बिल्कुल 100% है, ये प्रश्न चिन्ह इस पूरे इलाके में लग चुका है। और आपके मेरे जीवन काल में ये प्रश्न चिन्ह जाने वाला नहीं है। तो सारा बिजनेस, सारा चीजें जो है भविष्य में इसी प्रश्न चिन्ह के गिर्द ही होगा। और कोलैप्स कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये और 100 दिन चला तो मिडिल ईस्ट का कोलैप्स लगभग ये बहुत बड़ी बात। और विनोद ऑगस्टीन साहब अगर ये कह रहे हैं, और खास तौर से वो यहां पर बहुत सोच समझकर, और बल्कि वैसे शब्दों का जो बहुत ज्यादा झटका ना दे, उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अगर ये बातें कह रहे हैं, तो समझिए सामने दिखाई दे रहा खतरा कितना बड़ा है मिडिल ईस्ट को लेकर। वो ये जो कह रहे हैं वेस्ट एशिया को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद ऑगस्टीन कह रहे हैं कि अब ऐसा लगता नहीं है कि जो पहले के दिनों की सामान्य स्थितियां थीं वो कभी बहाल हो पाएंगी, नेवर एवर। और अगर ये चलता रहा और अगले 100 दिन तक इस तरीके का ये जो अभी स्थितियां हैं चलती रही, तो फिर मिडिल ईस्ट कोलैप्स कर जाएगा, विनोद ऑगस्टीन कह रहे हैं। लेकिन जरा देखिए यहां अभी जहां पर अटकी हुई है बात, ईरान ये कह रहा है कि जब तक एक भी फ्रंट पर अगर सीज फायर वायलेट होगा, हम ये मानेंगे कि सारे फ्रंट्स पर सीज फायर वायलेट हो गया। और इसके मद्देनजर देखिए, जब तक लेबनान सुलझेगा तब तक शांति समझौता असंभव है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हमले जारी हैं। इजराइल हिजबुल्लाह का सीज फायर समझौता मानने से इनकार,
लेबनान बॉर्डर पर नेतन्याहू के दौरे के वक्त हमला हुआ, सैनिकों से मिलते वक्त नेतन्याहू को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक 1243 इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों के घायल होने का दावा है। ईरान का ऐलान, लेबनान पर हमले नहीं रुके तो कोई समझौता नहीं होगा। यह एक बड़ा सबक भी है कि जब आप अपने देश को एक तरीके से किसी के हाथों में खेलने देते हो, असल में वो एक तरीके से आपकी जमीन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एक समय के बाद उनकी पहचान ही उस देश की पहचान हो जाती है और उसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। अमिताभ जी, अब ये लेबनान, हिजबुल्लाह लेबनान, और कई बार ये बताने की कोशिश कि लेबनान से हमारा झगड़ा नहीं है, उनके ऊपर हमारा हमला नहीं है, हम हिजबुल्लाह पर हमला कर रहे हैं। अब क्या दुनिया की निगाहों में हिजबुल्लाह और लेबनान वन एंड द सेम थिंग होता जा रहा है? नहीं, लेबनान और हिजबुल्लाह कभी एक नहीं थे। आप पूरा इतिहास कभी उठा के देख लें, 1982 से 2000 तक ये पूरा रीजन ऑक्यूपाइड था इजराइल से। उसके बाद हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, या उसके बीच हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। 2006 में इजराइल ने अटैक किया, हिजबुल्लाह ने उनको लगभग 30 दिन की लड़ाई के बाद वापस भेज दिया। तो पहली बार हिजबुल्लाह ने कहा कि कोई भी गल्फ कंट्रीज या कोई भी आर्मी ने इजरायली आर्मी को वापस भेजा है। तो इसका इतिहास पुराना है। इस समय जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा, देखिए इसके बेस पे क्या है, इजराइल है, इसके बेस पे क्या है, फिलिस्तीन की समस्या है, उसको कोई एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिक चीज है, इजराइल को आप पकड़ो, उनको कहो कि आप रुको। ये कहां कहां बंदूकें चलाते रहोगे? हमास शुरू किया, हिजबुल्लाह शुरू किया, ईरान तक पहुंच गए, अब कहां रुकोगे? अगर रुकना नहीं चाहते हो तो हम यहां से निकलें। और पूरी तरह से इन्होंने गल्फ स्टेट्स को फंसा दिया है। अगर हिजबुल्लाह चाहे भी तो उसको इजराइल रुकने नहीं देगा, इजराइल फिर अटैक कर देगा। यही नहीं, जो यूएन की संधि थी कि लितानी रिवर के इधर रहना है, साउथ में रहना है, अब वो उससे भी आगे बढ़ जा रही। तो क्या ये ग्रेटर इजराइल का जो कंसेप्शन है उनके दिमाग में, या बेजालिल स्मोत्रिक या जो उनके और लीडर्स हैं, क्या उस प्लान पर नेतन्याहू आगे निकल चुके हैं? क्या ये दुनिया को बताना नहीं चाहते कि हम ग्रेटर इजराइल का प्लान बना रहे हैं? लेबनान की समस्या या हिजबुल्लाह की समस्या इतनी इजी नहीं है जितना ईरान की है, लेकिन जब लिंक किया जाता है तो वो बड़ी समस्या लगती है। और ईरान को हमेशा इस बात का एडवांटेज रहेगा कि प्रोफेसर अमिताभ, आप जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसको देखने का एक दूसरा नजरिया भी है, और आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। असल में वो जो हमेशा क्रूसेड और इसकी बात की जाती है ना, ये जो फतेह उसकी जिहाद की बात की जाती है, ये अक्सर आपने सुना होगा, इसको रंग देने की बात होती है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में ये माना गया कि एक खास तरह के लोग अगर कई जगहों पर एनक्रोच करने को, वायलेट करने को, नियमों को तोड़ने को, गलत करने को अपना एक तरीके से राइट मानते हैं, तो उनकी निगाहों में इस तरीके का एनक्रोचमेंट या इस तरीके का कैंपेन जो अभी इजराइल की तरफ से हो रहा है वो लेजिटिमेट हो जाता है, और उनकी तरफ से ये देखा जाने लगता है कि नहीं, अगर ऐसा है तो उनको सबक सिखाने के लिए इन्हीं के पास चाबुक है जो सबक सिखा सकते हैं, और इसीलिए ये दुनिया में बहुत सारे लोगों की निगाहों में लेजिटिमेट हो जाता है। क्या ऐसा हो रहा है इस मामले में? देखिए, लेजिटिमाइजेशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया इसका अपोज करे। यूरोप जो अब तक अपोज नहीं करता था, अब मुखर हो गया बहुत मामलों में। और जिस तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी आपने देखा जर्मनी हारा है, उसका भी एक नतीजा है। दुनिया ये जानती है कि इजराइल लिमिट एक्सीड कर रहा है, लेकिन इजराइल को रोके कौन? ये कहते हैं ना, बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? क्योंकि बिल्ली को बांधेगा तो वो फिर से उन पर अटैक करने के लिए आ जाएगी। और जिस तरह के सिंपैथीज इनको यूरोपियन स्टेट्स ने दिया है, अमेरिका, तो ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है सर, इसको आगे ले जाता हूं। और खास तौर से बिल्ली के गले में घंटी तब कौन बांधे जब ट्रंप नहीं बांध पा रहे हैं, तो फिर और कौन बांधेगा? अगली खबर देखिए, ओमान में ड्रोन के अटैक के बाद अमेरिकी वायुसेना अलर्ट पर है। ड्रोन हमले के फौरन बाद एक्शन में अमेरिकी वायुसेना। खाड़ी के आसमान में दिखे अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। अमेरिकी टैंकर विमानों की भारी हलचल से बढ़ा तनाव। ओमान संकट के बीच खाड़ी में अमेरिका का बड़ा वॉर प्लान। यहां अमेरिका जाहिर है अपने प्लान को हमेशा यह दिखाना चाहता है कि उसके पास सॉलिड प्लान है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये बात और है कि उसके पास अपने दिमाग में या डोनाल्ड ट्रंप के भीतर ये बात चलती रहती हो कि ये क्या करेंगे मिड टर्म में, कैसे जवाब देंगे और क्या होने वाला है उनके साथ। अब जरा देखिए, शांतिपूर्ण काम में लग सकता है संवर्धित यूरेनियम। यह खबर भी देखिए, ईरान को लेकर पुतिन का बड़ा दावा सामने आया है। ईरानी नेतृत्व और जनता को रूस पर भरोसा है, पुतिन ने कहा। रूस का मित्र देश है ईरान, पुतिन ने कहा। आईएईए के नियंत्रण में होगा यूरेनियम का इस्तेमाल। अब यहां पर यह स्टेटमेंट और इसके मायने जरा अचल मल्होत्रा सर से जल्दी से समझते हैं। सर, दिनेश, एक तो जो पुतिन की तरफ से अपनी सॉलिडारिटी है उसे रिएटरेट किया गया, क्योंकि आज की तारीख में
रशिया जो है काफी समय से अपने आप को ईरान का अलाई मान के चल रहा है, उसमें उसने कोई दो छुपाने वाली बात नहीं करी है। लेकिन ये जो IAEA का एंगल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर ईरान यूरेनियम देने के लिए मान जाता है तो मुझे शुरू से यही लगता था कि IAEA ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इसे रखवाया जा सकता है और या ईरान को एक्सेप्टेबल हो सकता है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसपे सहमति बन सकती थी। इनफैक्ट IAEA का गठन ही न्यूक्लियर इसको लेके हुआ है और इसको न्यूक्लियर वॉच डॉग के नाम से भी कॉलोकियल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो IAEA का बहुत बड़ा रोल है। संभावना है अगर यही बात अड़ जाती है कि यूरेनियम यहाँ से निकलेगा ईरान से तो कहाँ जाएगा, तो सबसे बढ़िया ईरान ये IAEA का विकल्प है और रशिया का इसे पहले से साउंड कर देना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक किस्म से एक इन ए वे रशिया भी बता रहा है कि ईरान मान जाए या ईरान के लिए मैसेज है या ईरान के बिहाफ पे कह रहा है कि अल्टीमेटली अगर यूरेनियम जाएगा ईरान से बाहर तो वो IAEA में जाएगा, अमेरिका में नहीं जाएगा। तो फिर तब सर, तब जबकि ईरान की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी सूरत में हमारा जो संवर्धित यूरेनियम है बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता, ऐसे में ये बात जो है एक तरीके से ये ईरान को ये मनाने के लिए है कि नहीं इस पर अड़िए मत, अगर होता है तो फिर ऐसा कर लीजिए, या इसके अलावा भी कोई मायने हैं वो मैं समझूंगा। लेकिन जरा देखिए, ट्रंप का टूटा अभिमान नहीं झुका। ईरान क्यों कहा जा रहा है ये जंग के 100 दिन, जैसा मैंने आपको बताया 2 दिन बाद होने वाले हैं। ट्रंप ने खामेनेई को मरवाया, रिजीम चेंज की कोशिश की, लेकिन वो इसमें फेल, पूरी दुनिया देख रही है फेल रहे। ट्रंप ने हमला किया, डराया धमकाया, ईरान डटकर खड़ा रहा। ट्रंप ईरान पर कुछ नर्म हुए तो ईरान ने कहा इसमें चाल है, इसमें जरूर कोई षड्यंत्र है, और साजिश बताकर और अपनी तरफ से कड़ी शर्तें रख दी गई ईरान की तरफ से। ट्रंप ईरान को झुकाने के लिए हर दांव खेलते रहे, लेकिन वो नाकाम रहे। पश्चिम एशिया के देशों को ईरान के खिलाफ करने की कोशिश भी उनकी नाकामयाब रही। होर्मुज में ब्लॉकेड लगातार किया, ट्रंप ने फिर भी ईरान को झुका नहीं पाए हैं, और ट्रंप पर हर हाल में ईरान से समझौते की कोशिश का दबाव एक तरीके से अब बढ़ता जा रहा है। अब जरा यहां यह भी देखिए, UAE ने ईरान के खिलाफ की सैन्य कार्रवाई। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का बड़ा दावा, UAE के शामिल होने के पुख्ता सबूत इसमें मौजूद हैं। अमेरिका, इजराइल ने UAE के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। इजराइल से निकटता के कारण UAE से रिश्ते बिगड़े हैं, अब्बास अराक्ची ने कहा। अब जरा ये देखिए, इजराइल नहीं देख सकता मजबूत और स्वतंत्र ईरान। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई का संदेश, हमारी तरक्की रोकने के लिए कोई भी कदम उठाएगा दुश्मन। सैन्य नुकसान के बाद हाइब्रिड वॉर पर उतरा इजराइल। मुस्तफा ने अपने दूत हाद अली अकबर के जरिए यह संदेश दिया है। अब जरा यहां यह भी देखिए, ईरान युद्ध क्या अब एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, उस स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। यह बात अभी कही गई एक्सपर्ट्स की तरफ से कि तब भी नहीं लगा था कि रशिया यूक्रेन भी 100 दिन से ज्यादा चलेगा। यहां तो ये 100 दिन होने वाले हैं, क्या इसकी भी नियति वही होने वाली है रशिया यूक्रेन की तरह? क्या ये स्थितियां, ये तनाव की स्थितियां, ये कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थितियां अब जम जाने वाली हैं हमेशा के लिए? क्योंकि विनोद ऑगस्टीन साहब कह रहे हैं कि अब वो पहले वाली नॉर्मलसी तो नहीं आने वाली, ज्यादा मतलब मध्यम या उच्च संभावना, मीडियम टू हाई प्रोबेबिलिटीज। देखिए जरा, अप्रैल से सीज फायर शुरू, युद्ध विराम भी बढ़ा, शांति समझौता अभी भी अधर में है। यहां देखिए, होर्मुज ब्लॉकेड जारी है, यूरेनियम पर पेच फंसा हुआ है, लेबनान में लड़ाई जारी है। अड़चने ये बहुत बड़ी हैं, कोई स्पष्ट विजेता नहीं है अभी तक। ईरान ने प्रॉक्सीज के जरिए युद्ध फैलाया है, उधर हर दांव खेलने के बावजूद रिजीम चेंज में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, और इसीलिए ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि हमने कौन सा मिशन है जो अभी अकम्प्लिश कर लिया कि आप ये सोच रहे हैं कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं डील के करीब हैं, ईरान कह रहा है हम कमजोर नहीं हैं, और ईरान साथ में यह भी कह रहा है कि ईरान को के एग्जिस्टेंस से इजराइल को प्रॉब्लम है, इसलिए बातें कभी असल में बनेंगी नहीं। रह रहकर दोनों तरफ से हमले जारी हैं, डिफेंसिव का बहाना बनाकर हमला जारी रखा जा सकता है, और इसीलिए फ्रोजन जैसा संकेत मिल रहा है कि ये भी। अब मैं विनोद ऑगस्टीन साहब के पास जाना चाहता हूं, अगर आपको ये दिखाई देता है नॉर्मलसी अब लौटेगी नहीं कभी, और आप आगे ये भी देख रहे हैं कि कोलैप्स हो सकता है पूरा सिस्टम जो वेस्ट एशिया में काम कर रहा था, क्या आपको भी ये लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होने की तरफ जा रहा है सर? दिनेश जी, मैं भी विश्वास नहीं करना चाह रहा था जो मैं कह गया थोड़ी देर पहले, इसलिए मैं इस बात पे
विश्वास करने की तरफ झुक रहा हूं, क्योंकि नेतन्याहू आज भी अड़े हुए हैं रेजिम चेंज पर, ट्रंप आज भी रेजिम चेंज पर अड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि लाशें बिछानी पड़ जाए ईरान को, रेजिम चेंज नामुमकिन है ईरान के अंदर। ईरान के बारे में जो नहीं जानते हैं, उसके ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानते हैं लोग, वही लोग रेजिम चेंज की बात करते हैं। इसीलिए मैं तो सर, इसीलिए मुझको लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही, रह रहकर जो अटैक है वो चलता ही रहेगा, ये रह रहकर अटैक चलता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप शायद यही कहना चाह रहे थे कि हम तो ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बहुत जोखिम भरा है। मुझको लगता है किसी दूसरे से ज्यादा ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए संदेश था। अब जरा देखिए, ईरान से यूरेनियम निकालने का आखिरी वक्त में बदला प्लान। जंग के बीच में यूरेनियम निकालने की तैयारी में था अमेरिका, ऑपरेशन में कई हफ्ते का लग सकता था वक्त। ट्रंप ने कहा सैनिकों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। ट्रंप ने यह बात भी कही 1979 में जिमी कार्टर जैसी गलती नहीं करना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी कही। मुझको लगता है कि इनका जो इस समय टारगेट ऑडियंस है असल में बेंजामिन नेतन्याहू है। बदले बदले से ट्रंप क्यों है, ऐसा क्यों लग रहा है? जरा देखिए, पहले धमकी देते थे, फिर पुचकारते थे। शुरुआत में आपने देखा, आप कह रहे हैं मुस्तफा अली खामनेई से मिलना चाहते हैं। ईरान को वेनेजुएला समझने का भ्रम उनका टूट गया है। अब भी ईरान से डील के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए लग रहा है कि अब चीजें बदल रही हैं। और यहां देखिए, इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ा तो करारा जवाब मिलेगा। IRGC कमांडर मोहसिन रजाई की इजराइल को वार्निंग, ईरान के सभी मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल ने गलती की तो सेना को भुगतना होगा। अंजाम हमारे सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर तैनात। बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे सभी मेहमानों का आज की शाम हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।